मेरा नाम अनिता है। मैं 24 साल की लड़की हूँ। मेरे पति इकलौते बेटे हैं। घर में सिर्फ ससुर जी हैं, क्योंकि मेरी सास का देहांत हो गया है। मेरे पति मुंबई में पोस्टेड है। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहते हैं। शादी को अभी मात्र 6 महीने हुए हैं। पति के साथ मैं 1 महीने तक ही रह पाई हूँ। अब वो छुट्टी पर ही घर आएंगे। पति के साथ मैं काफी खुश थी। रोजाना हम दोनों खूब मजे करते। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर छुट्टी खत्म हो जाने की वजह से पति वापस चले गए। रह गई मैं अकेली। मैं और मेरे ससुर दोनों ही घर पर हैं। ससुर जी की उम्र ज्यादा नहीं है, 44 साल के हैं। अभी भी वह रोजाना जिम जाते हैं, योगा करते हैं। पर उनका कभी मेरे प्रति गलत नियत नहीं रहा था, क्योंकि जिसका गलत नियत होता है वह पता चल जाता है। आज तक उन्होंने कभी मुझे उस निगाह से नहीं देखा। जबकि उनके पास पत्नी नहीं है, फिर भी वह इंसान हमेशा सर झुका के ही मेरे से बात करते हैं। सच पूछिए तो कई बार मेरी सोच फिसल गई थी, पर उन्होंने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा। पर क्या करूं, अभी तक मेरी प्यास नहीं बुझी थी। मेरी सोच ऐसे बदल गई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल धीरे धीरे अपने ससुर जी पर आने लगा था, पर मैं कुछ नहीं कह सकती थी उनको इसके लिए आमंत्रित कर सकती थी। अपने ससुर से मजे लेने के लिए चाल चलने लगी। रोजाना उनसे प्यार से बातें करने लगी, उनको प्यार से खाना खिलाने लगी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। पहले वो मुझे बहू की तरह ही मानते थे, फिर वो थोड़े खुल गए। वो भी अपनी बात मुझसे शेयर करने लगे। धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ी। रात में उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। उनको एक दिन तेल लेकर उनके पैर दबाने चली गई। रात को उन्होंने देखा तो पहले मना किया कि नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप छोड़ दो। पर मैंने कहा कि देखो पापा जी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं और मेरे सिवा आपका कोई नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए थोड़ा हम लोग अपनी ससुर और बहू की भावनाओं पर लगाम लगाएं और वही करें जो हम दोनों के हित के लिए हो। ससुर जी को भी मेरी बात अच्छा लगा। उन्होंने कहा, यह सब तो ठीक है, पर समाज के नजरिए से अच्छी बात नहीं है कि एक जवान औरत एक जवान ससुर को रात को पैर दबाए। शायद मेरे बेटे को भी यह बात अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं झट से बोल उठी, आपके बेटे को कौन बता रहा है? मैं तो नहीं बता रही, अगर आप बता रहे हो तो अलग बात है। आखिरकार वह मान गए और मैं उनके पैर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। फिर मैंने उनको बनियान उतारने को कहा, बनियान भी उन्होंने उतार दिया। मैं उनके पीठ में तेल लगाई। फिर मैं उनको सीधा होने के लिए बोली तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, जब एक जवान औरत तेल लगाए तो क्या होगा, इसलिए तो मैं मना कर रहा था। और वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, चाहिए क्या? मैं भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। पापा जी ने मेरे साथ मजे लेने लगे। अब तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। पिताजी हैवान बन गए, मेरी दोनों मम्मी को दबाने लगे। उन्होंने तुरंत मुझे बिल्कुल साफ कर दिया। अब पूरी रात उन्होंने मुझे सवारी करवाई। मैं अब बिल्कुल थक चुकी थी। हम एक साथ मजे करने के बाद सो गए। अब मुझे शिकवा शिकायत नहीं है। अब मैं ससुर के साथ रंगरेलियां मना रही हूँ और खूब मजे कर रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे। बाहर के लोग को पता है कि हम दोनों ससुर बहू है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम जहानवी है। मैं कथित रूप से जयपुर से हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरी शादी हुए अभी 1 साल के ऊपर हो गया था। शादी के बाद 3 महीने हर पति की तरह मेरे पति ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, चाहे सुबह किचन में या रात को बेडरूम में। मेरी शादी हुए अभी 5 महीने हो गए थे और अभी हमारा बच्चे करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम थी। मैं भी उन्हें पैसे के मामले में तंग ना करके इतने ही पैसों में घर चलाती थी। घर का किराया, किराने का सामान, बिजली पानी के खर्चे और बढ़ती महंगाई ने हमारी मानो कमर तोड़ दी थी। और इस पर एक दिन हमारे मकान मालिक ने घर खाली करने की हिदायत दे दी, क्योंकि उसका बेटा अभू अब उस मंजिल पर रहने वाले थे। नए घर की तलाश में पसीना बहाने के बाद भी सस्ते दाम में किराए का कमरा ना मिला हमें। अंत में हमने एक BHK का मकान खरीदने का फैसला किया।
कुछ कागज कम पड़ने से हमें लोन नहीं मिला तो हमने एक साहूकार से 1.5 लाख उधार ले लिए। हमें ये कर्जा 8 महीनों में चुकाना था। मगर दोस्तों, हमारा बस कर्ज बढ़ा था, तनख्वाह नहीं। हम ये कर्ज समय पर ना चुका पाए। अभी भी करीब 90,000 तक का जुगाड़ करना था, मगर उस साहूकार ने हम पर कोई रहम नहीं दिखाया। वो और उसके गुंडे हमारे घर आके हमें गाली देने लगे और हमारा सामान, मेरे जेवर उठाने लगे। वो मेरे पति को ले गए, मैं उनके साथ ही गई। वहां पहुंचने के बाद साहूकार ने हम दोनों को बताया कि हमारे सामान को बेचने के बाद भी करीब 50,000 तक उसके पैसे बच रहे थे। दोस्तों, हम उससे ना तो और समय मांग सकते थे और ना उसे इतने पैसे दे सकते थे, ना ही हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे थे। हमने हमारे रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगी, वरना तानों का शिकार होना पड़ता, और बूढ़े सास ससुर को तो हम खुद पैसे भेज रहे थे। काफी बुरी हालत में थे हम। मेरे पति कोशिश कर रहे थे कि कहीं से थोड़े और पैसे जुगाड़ हो। तब तक उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कहा, मगर मैंने उनकी मदद करने की आखिरी कोशिश की और मैं साहूकार के पास गई। दोस्तों, वो तकरीबन 48 साल का था। उसके बाप के पैसों से उसने अपना धंधा शुरू किया था और लोगों को ब्याज पे बिना कागज के कर्ज देता था। मैं उसके बंगले के साथ बने दफ्तर गई जहां वो सबको कर्जा देता था। वहां पहुंच के मैंने उससे हमारे कर्जे की बात करने के लिए समय मांगा। उसने कुछ देर बाद अपने केबिन में बुलाया। कैबिन में, जी नमस्ते सेठ जी। सेठ जी बोलिए, कैसे आना हुआ? जी मैं नितिन की घरवाली। सेठ ने कहा, अच्छा, तभी सोचूं कि तुझको कहीं तो देखा है। हाँ, तो हो गया पैसों का इंतजाम। उसी बारे में बात करनी थी आपसे सेठ जी। हमारे घर की हालत बहुत तंग है और अगर इकट्ठे पैसे होते तो आपसे थोड़ी ना मांगते। अगर आप थोड़ी मोहलत दे तो 3 महीने में सारा कर्जा ब्याज सहित उतार देंगे। सेठ ने कहा, देख पैसे और टाइम मैं लेनदार की हालत देख के देता हूँ, और जहाँ तक तेरे पति की बात है, अगर मैं उसे बचे हुए 50,000 ब्याज पे चुकाने को दे भी दूं, तो कोई दूसरा मुंह उठा के हर बार टाइम मांगने आ जाएगा। अब बाजार में डर तो चाहिए ही ना धंधा चलाने के लिए, इसीलिए पैसे तो देने होंगे या फिर कुछ और गिरवी रख दे, या तो पैसा, जमीन या जोरू। मैंने कहा, देखो सेठ जी, पैसे हमारे पास अभी तो नहीं है और जमीन भी कोई ना तो पुश्तैनी ना अभी की है, बस घर है और वो भी आपके भरोसे ही है। रही आपके यहाँ नौकरी की बात तो मैं वो कर सकती हूँ। मैंने भी .com किया है और मैं हिसाब भी अच्छा कर लेती हूँ। आप खाने बनाने का काम भी दे दो तो मैं कर लूंगी, बस हमारा घर छोड़ दो। सेठ ने कहा, मेरे पास मुनीम है हिसाब किताब के लिए और नौकरानी है खाने बनाने के लिए। अगर काम करना ही है तो एक दूसरा काम है, बोल करेगी। उसके बात करने का ढंग बदल सा गया था। उसकी आवाज में अलग सा रोब था और अब वो मेरे आगे मेज के सहारे अपनी सोने की चेन मसलते हुए खड़ा था। मुझे अब गड़बड़ की बू आ रही थी। दोस्तों, मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसा काम? मैं कोई ऐसा वैसा काम वाम नहीं करूंगी सेठ जी। सेठ मेरे मंगलसूत्र को पकड़कर बोला, रोज दिन में एक बार बिस्तर गर्म करके 3 महीने में कर्जा उतरवा दे। दोस्तों, अगर मैं पहले वाली जहानवी होती तो सेठ की बात मान जाती, मगर अब मेरी गृहस्थी थी और मेरी पति की लाज के लिए मैंने उसे सीधे मुंह मना कर दिया। उसने मुझे सोचने का टाइम दिया और कहा कि अगर मूड बदले तो कल दिन में उसके ऑफिस आ जाऊं 12 से 3 बजे तक के। मेरे हस्बैंड वीरेंद्र अग्रवाल एयरटेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हम दोनों मियां बीबी और बच्चे मजे से दिल्ली में रह रहे थे। यहाँ उनको काम करते 5 साल हो गए थे। फिर उनके ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया, मेरे पति को बेंगलोर भेज दिया गया। इस ट्रांसफर से मैं बहुत नाखुश थी क्योंकि यहाँ दिल्ली में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए थे। बच्चों के नाम भी अच्छे स्कूलों में लिखवा दिए थे, उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और यहाँ सोसाइटी में मेरे कई अच्छी सहेलियां भी बन गई। मेरी पूरी जिंदगी सेट हो गई थी। मैं दिल्ली में बहुत खुश थी। फिर ना जाने कहाँ से ट्रांसफर का आदेश आ गया। मेरे पति ने अपने बॉस से ना नुकुर की तो वो गुस्सा गए और कहने लगे कि आपको 1 लाख महीना की सैलरी मिलती है, आपको तो कंपनी के मुताबिक चलना होगा। मेरे पति बेमन से बेंगलोर चले गए। घर के काम के लिए उन्होंने नाथ नामक एक जवान नौकर रख दिया। पति के जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। बस दोस्तों,
पूछिए मत इस बारे में। कई हफ्ते मैं रोती रही क्योंकि एक तो मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, ऊपर से मुझे हर रात खूब मजे देते थे। वो मुझे हर रात तरह तरह से खुश करते थे। वो किसी कामदेव से कम ना थे। मैं बहुत रोई, पर पतिदेव को पैसा तो कमाना ही था। सिर्फ प्यार से तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, पैसे भी चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए। किसी तरह मैंने अपने दिल को बहलाना शुरू किया। मैं अपने मोहल्ले की सहेलियों के पास हर दिन किटी पार्टी में जाने लगी। वहां मेरा वक्त आराम से कट जाता था। मेरा नौकर नाथ बहुत मददगार निकला। मैं जो भी उसे काम देती सारा काम कर देता। नाथ यही नोएडा के एक गांव का रहने वाला था, पर था बहुत मस्त बंदा। सुबह जल्दी 6 बजे वो घर आ जाता, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, उनको स्कूल छोड़ने जाता, फिर लौटकर मेरे घर का सारा काम करता। सुबह से शाम तक वो शायद ही आराम करता हो। धीरे धीरे मेरी नाथ से खूब पटरी खाने लगी। अपने खाली वक्त में मैं उससे खूब बात करती, अरे नाथ, तू अच्छा बासा जवान है, शादी क्यों नहीं कर लेता? एक दिन ऐसे ही मैंने हंसी हंसी में उससे पूछ लिया। अरे हमारे सिर पर 4 लाख का कर्जा है, हमारे बापू की दवा में सारा पैसा लग गया, फिर भी बापू नहीं बचे। नाथ कहने लगा तो उसकी आंखें भीग गई। मैं समझ सकती हूँ, मैंने कहा, और उसके जवान कंधे पर मैंने सहानुभूति में हाथ रख दिया। नाथ, तो क्या तेरी कोई यार भी नहीं है? मैंने उसका मिजाज हल्का करते हुए पूछा। वो हंसने लगा। नहीं, हमका लड़कियन से बहुत शर्म आवत है, वो जरा गांव की भाषा में बोला। मैं हंसने लगी। मेरे पति के जाने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा नौकर मेरा बड़ा हमदर्द, मेरा हमराज बन गया था। मेरे बच्चों को वो तरह तरह से हंसाता था। मेरे बच्चे उसके हाथ से ही खाना खाते थे, उसके साथ ही खेलते थे। मेरी हस्बैंड वीरेंद्र मुझे हर रात बेंगलोर से फोन करते थे। मैं उनको बताती थी कि किस तरह उनके जाने के बाद नौकर नाथ ने बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रखा है। वीरेंद्र भी बहुत खुश थे। जहां मैं हर रात अपने पति से खूब प्यार करती थी, तरह तरह से प्रेम लीलाएं करती थी, अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब जब मैं बेडरूम में जाती तो अपने भोले भाले बेहद सज्जन नौकर नाथ को लेकर तरह तरह की मीठी कल्पनाएं करने लगी। मैं अब गर्म हो जाती और लेकर अपनी में डाल लेती और नाथ को ही याद करती और तरह तरह से उसको सोचते हुए खुद को खुश करती। दोस्तों, मुझे बहुत मजा आता। अब तो मैं हर रात यही करती, नौकर नाथ को लेकर तरह तरह की कल्पना करती कि वो मुझको ऐसे कर रहा है, मैं मुझे ठोक रहा है। जब जब मैं नाथ के बारे में सोचती और अपनी में उंगली देती, मुझे परम सुख प्राप्त होता। समझ लीजिए कि मुझे जन्नत मिल जाती। धीरे धीरे मेरी ज्वलंत अंगारे की तरह भड़कने लगी। जी तो यही करता कि काश नाथ मुझे एक बार करे। उसका 26 साल के जवान का स्वाद कैसा होगा, ये सोच सोच के मैं मरी जाने लगी। कई बार अपनी में उंगली करते करते मेरा बदन जलने लगता और मैं बाथरूम में ठंडे पानी से नहाने चली जाती, तब जाकर मेरी शांत होती। मेरे हस्बैंड बेंगलोर से पैसे भेजते रहते, इसलिए मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही दिक्कत थी कि काश कोई मेरी सर्विसिंग कर देता। जैसे जैसे दिन बीतने लगे मैं नौकर नाथ को लेकर जुनूनी हो गई। अब मैं जल्द से जल्द उससे शारीरिक बनाना चाहती थी। उसके जवान शरीर को मैं भोगना चाहती थी। साफ सरल शब्दों में कहूँ तो मैं उससे पूरी रात कराने चाहती थी। उसके से मैं अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। मैं ठान लिया कि अब मुझे उसका बस किसी भी सूरत में चाहिए। अगली रात को मेरे सारे परिवार से खाना खाया। नाथ बच्चों को उनके कमरे में ले गया और उनको लोरी देकर सुला दिया। अब वो अपने घर जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई, नाथ, मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज जरा दबा दो। वो मेरे बेडरूम में आ गया। मैंने एक मस्त नाइटी पहन ली। रामनाथ मेरे पैर दबाने लगा। मुझे बड़ा मजा आने लगा, पर मुझे उससे पैर नहीं दबवाने थे। नाथ जरा ऊपर, मैंने कहा। वो अब मेरी जांघों पर दबाने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी नाइटी ऊपर कर ली। रामनाथ मेरे तरासे हुए बदन को देखकर मंत्रमुग्ध तो था, पर उससे ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कि मैं चाहती थी वो मुझे पकड़ ले और बस ले। पर वो निरा भोंदा बाबा था। मैं अचानक से उसको पकड़ लिया। नाथ, आज मेरी प्यास बुझा दो। मैं कब से तुम्हारे प्यार की प्यासी हूं।
मैंने कहा। वो बिल्कुल हड़बड़ा गया। वो डर गया, उनके सिर पर पसीना छूट गया। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है? आप तो मेरी मालकिन है। मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मुझे आज रात तुम चाहिए, किसी भी सूरत में। मैं किसी छिनाल की तरह गुस्से में चिल्लाई। मैं बहुत गुस्सा हो गई। हम ये नहीं कर सकते, रामनाथ बोला और वहां से बाहर चला गया। मैं उसको बुलाने पीछे पीछे गई, पर वो शायद कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। वो अपने घर चला गया था। मैं उसके जाने पर बहुत बहुत गुस्सा हुई। मैं उसकी मालकिन थी, वो मेरी बात मारे कैसे चला गया? मैं उससे बदला लेना चाहती थी। अगले दिन जब वो आया तो मैंने उसका हिसाब कर दिया। वो नहीं जानता है मैं ऐसा करूंगी। नहीं, मुझे काम से मत निकालो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो हाथ जोड़ के मिन्नतें करना लगा। मैं जान गई कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ गया है। मैं तुमको काम पर दोबारा रख लूंगी, पर जो काम तुम कल रात अधूरा छोड़ कर गए थे वो तुमको पूरा करना होगा। मैं जब जब तुमको कमरे में बुलाऊंगी तुमको आना होगा। मैंने साफ साफ नाथ से कह दिया। वो फिर से सोच में पड़ गया, पर उसको पैसों की बड़ी जरूरत थी। मैंने ताड़ लिया था। जब रात हो गई तो मैंने धीरे से नाथ को इशारा किया और कहा कि बच्चों को उनके कमरे में जाकर सुला दे और फिर मेरे कमरे में आए। रात 10 बजे नाथ मेरे कमरे में आ गया। मैं लाल पारदर्शी नाइटी पहन रखी थी। नाथ मेरे बेड पर आ गया। मैंने अपने हाथों से उसकी शर्ट की एक एक बटन खोल दी। मेरे चूसो, मैंने आदेश दिया। वो बोला और मेरे पीने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पति को बेंगलोर गए 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। पूरे 3 महीने से मैंने कोई नहीं खाया था। पूरे 3 महीने से किसी मर्द ने मुझको नहीं छुआ था। पर आज मैं अपनी सारी पूरी कर लूंगी, मैं सोच लिया था। नाथ मेरे पीने लगा। वो मेरे ऊपर ही लेट सा गया था। मैं अपना हाथ उसके पेट के नीचे से ले जाते हुए अपनी तक ले गई, अपनी सहलाने लगी और उसमें करने लगी। नाथ एक अच्छे मर्द की तरह मेरे पी रहा था। नाथ, घबराओ मत, मुझे अपनी बीवी समझ के पियो और मुझे आज इतना कसके कि मेरी चीख निकल जाए, मैंने कहा। नाथ पहले तो बड़ा चुप चुप था, संकोच व शर्म कर रहा था। अब वो सहज हो गया, मस्ती से मेरे दूध पीने लगा। मुझे जन्नत का मजा मिलने लगा। मैंने अपनी उतार दी और अपने नौकर के सामने बिल्कुल हो गई। मेरी मोहल्ले की हर औरत अपने पति के ना होने पर अपने नौकर से करवाती थी, तो मैंने कौन सा गलत किया? नाथ एक आज्ञाकारी चेले की तरह मेरे दोनों अपने दांत से मसल रहा था और पी रहा था। मैं अपनी सहला रही थी और उसने कर रही थी। मेरा नौकर नाथ अब मुझे अपनी बीबी समझ के मेरे मस्त गोलमटोल पी रहा था। अब आपको, उसने भोलेपन से पूछा। बीबी जी नहीं बुद्धू, आज रात के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी बीबी हूं। मैंने उसे आंख मारी। नाथ मेरी पर आ गया और मेरी पीने लगा। औरतों को पिलाने में भी खास मजा मिलता है। नाथ मेरे दोनों मोटी मोटी जांघों के बीच छिप गया था। मैं सुख के 7वें आसमान पर थी। सच में दोस्तों, मुझे बहुत मजा मिल रहा था। मेरे पति भी मेरी में ऐसे ही उंगली करते थे। अब नाथ ने अपना मेरी में डाल दिया। नाथ का बड़ी आराम से मेरी में चला गया। वो मुझको लेने लगा। शाबाश नाथ शाबाश, मैं अगले महीने से तुम्हारी पगार 1000 बढ़ा दूंगी, मैंने कहा। मेरा वफादार नौकर मुझको लगा मुझे बहुत सुख मिल रहा था। और तेज, नाथ तू भी क्या याद करेगी? वो बोला और जोर जोर से मुझे लगा। उसके जबरदस्त धक्कों से पूरा बेड चरमराने लगा। कुछ देर बाद उसने शताब्दी ट्रेन जैसी रफ्तार पकड़ ली। अब मेरी चीखें निकलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझे बहुत अच्छे से रहा। अब वो छोड़ने वाला था।